बता दिए कि जिसकी जरूरत पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, थैंक्स फॉर दिस। किसी किसी बच्चे का मिस होता है तो ये उनको काम आ जाता है। So this is the journal, the past journal which is passed for the purchase of the goods or the sale of goods. अब A will get money in future from B. B देगा A 10,000 रुपए A को, कब देगा? In future देगा। B बोलता है I'll pay it after say 2 months, 2 महीने बाद मैं दूंगा। ओके भैया, ठीक है, no issue, A is ready for that. But sometimes it may happen कि A को थोड़ा अर्ली पेमेंट चाहिए होता है, A को कैश का पहले अर्जेंट नीड हो सकता है, तो बट B has told him कि मैं तो 2 महीने के बाद ही दूंगा। Then what will happen? तो इस चीज के ये भी हो सकता है कि B लेटर ऑन डिफॉल्टर हो जाए, B लेटर ऑन डिनाई कर दे, he is not a person of good credit और future is uncertain, whatever. मैम आपका आवाज बीच बीच में लो हो जा रहा है। Okay, I'll take care for that. There could be a situation कि A B को प्रेशराइज करे या ऑर्डर करे कि तुम यही चीज मुझे तुम लिख कर दो, रिटर्न दो कि तुम मुझे 10,000 रुपए 2 महीने के बाद पे करोगे, ओरल नहीं चलेगा, रिटर्न चाहिए। बी बोलता है ओके, तुम मेरे लिए एक ऑर्डर ड्राफ्ट कर दो, मैं उसमें साइन कर दूंगा। नाउ A is drafting an order, ठीक है, और इस ऑर्डर में A क्या लिखेगा? एक ऑर्डर दे रहा है पे टू से, एक थर्ड पार्टी का नाम रहेगा, से मिस्टर सी। सी कौन है? सी इज अ थर्ड पार्टी, सी मे बी एज एजेंट, सी मे बी एनीवन। पे टू मिस्टर सी और हिज ऑर्डर a certain sum of money, say rupees 10,000। यहाँ पर लैंग्वेज ऐसे स्टार्ट होगा, 2 months ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 months आफ्टर डेट, 2 months after date, pay to Mr. C or his order rupees this, comma, for value received. Just a minute. Pay 2 months after date, pay to Mr. C or his order 10,000 for value received. Who is drafting this? Mr. A ने इसे लिखा। यहाँ पर it must be dated, क्योंकि 2 months कब से ये काउंट करेगा? It must be dated. सपोज आज बिल बना तो इट विल बी 22/07/2021। ए यहाँ पर बी का एड्रेस लिखिएगा, इट मस्ट बी एड्रेस टू बी, ठीक है। इसके बाद नीचे इट मस्ट बी साइंड, कौन साइन करेगा आप बताओ तो? जिसने बनाया है, किसने बनाया? साइन बाय ए। इतना लिख करके ए इसे भेज देगा, सेंड कर देगा इस बिल को किस तक? बी तक। अभी तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाता है, दिस इज नोन एज ड्राफ्ट। ध्यान से सुनना, दिस इज नोन एज ड्राफ्ट और ड्राफ्टेड बिल। अब इसने ड्राफ्ट किया, इस बिल का अभी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं आया है, तब तक नहीं आएगा जब तक ए इसमें अपना एक्सेप्टेंस न दे दे। बी इसे पढ़ता है, रीड करता है, ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर को करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सेप्टेड वर्ड लिख करके बी अपना साइन कर देगा। नाउ जैसे ही बी एक्सेप्ट लिखकर साइन करता है, अब इसका इट इज नॉट अ ड्राफ्टेड बिल, नाउ इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। एक और इसमें क्वालिटी होना चाहिए, इट मस्ट बी, एक रेवेन्यू स्टैम्प आता है गवर्नमेंट का, इसमें स्टैम्प लगा हो, जैसे कि आप पोस्टल स्टैम्प देखते हो, वैसे एक रेवेन्यू स्टैम्प होता है, इसमें रेवेन्यू स्टैम्प भी लगा रहना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस व्हिच मस्ट बी देयर।
जो ड्राफ्ट कर रहा है, द पर्सन हु ड्राफ्ट्स द बिल, जो बनाता है, ये कौन था इनिशियली? ये सेलर था। सेलर से इनका पोजीशन बदला, ये क्रेडिटर हो गया, राइट? और क्रेडिटर से इनका पोजीशन बदला, ये ड्रॉअर हो गया। वन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉअर। बिल किसी के ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर बिल लिखा जा रहा है बी के ऊपर। द पर्सन, ये कौन था? ये बायर था। आप देखो, ये गुड्स खरीद रहा था, फिर इनका पोजीशन बदला, ये डेटर, क्योंकि उसने उधार में गुड्स खरीदा और एक वादा किया कि मैं 2 महीने के बाद आपको आपका पैसा दे दूंगा, और इसी चीज को रिटर्न करा लिया गया, और इस पर्सन का नाम हुआ ड्रॉई। जिस पर्सन के ऊपर बिल लिखा जाता है उसे ड्रॉई कहते हैं। जो बिल लिखता है वो ड्रॉअर है, जिस पर्सन के ऊपर बिल लिखा जाता है उसे ड्रॉई कहते हैं। बिल में कुछ कुछ क्वालिटीज आपको समझ में आया? ये ओरल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी रिटन। बिल मस्ट बी रिटन। पहला, इट मस्ट बी डेटेड। इट इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है। पे टू सी, वो एक ऑर्डर दे रहा है। कौन दे रहा है? ड्रॉअर दे रहा है। किसको दे रहा है? ड्रॉई को दे रहा है। कितने पार्टी होते हैं इसमें? 3 पार्टी होते हैं, मिस्टर ए द ड्रॉअर, मिस्टर बी द ड्रॉई, एंड जिसको पेमेंट मिलेगा। ये ए भी हो सकता था और या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। पे टू मिस्टर सी, so there must be at least 3 parties in a bill of exchange. It must be dated, it must be addressed, it must be signed or accepted by the drawee. So बिना ड्रॉई के एक्सेप्टेंस के बिल का कोई अस्तित्व नहीं है। एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के, राइट ना? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बुक में एक जगह पर लिखे हुए हैं। वी विल गो थ्रू दैट। जस्ट एक बार आप पढ़ना, आप देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी डेटेड, इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे a certain sum of money। यहाँ पर भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, certain sum of money। जैसे हमने एग्जांपल में लिया 10,000 रुपए। ए बोल रहा है बी को पे टू सी 10,000 रुपीज। ए ये नहीं बोल रहा पे वॉट एवर यू लाइक। ए बोल सकता है बी को तुम जितना मन चाहे उतना दे देना, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। सर्टेन का मतलब डेफिनिट सम ऑफ मनी, वो रिटर्न होना चाहिए। 10,000 हो, 1,00,000 हो, 5,00,000 हो, वट एवर बी द अमाउंट, बट अमाउंट मस्ट बी सर्टेन एंड विदाउट एनी शर्त। 4th point says the promise to pay must be without any condition, unconditional. It is an unconditional order to pay. Okay, money must be payable to a definite person. मिस्टर सी की बात हो रही है, किसको पैसा मिलेगा? सी को मिलेगा, नाम लिखा है सी का। और हिज ऑर्डर, या तो सी या उसके ऑर्डर को, या बियरर। हु इज बियरर? बियर वन हु होल्ड्स द बिल, जिसके हाथ में बिल रहता है वो उसे बियरर कहा जाता है। तो 3 पर्सन है, टू अ डेफिनिट पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द बिल। द ड्राफ्ट, अभी तक ये ड्राफ्ट है, अभी तक बिल नहीं बना। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम ऑर्डर इज मेड, एंड इट मस्ट बी properly stamped and must be in India in rupees, legal currency of the country. Got it ना? ये सारी क्वालिटीज एक बिल ऑफ एक्सचेंज में होनी चाहिए। रिटर्न होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर। अगला पॉइंट, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। इट मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना किसी शर्त के ऑर्डर है, क्योंकि इसके पहले कुछ हुआ था। क्या हुआ था? ए ने गुड्स बेचा था, इसे सामान दे दिया था, यहाँ से पैसा आना बाकी है, ये काम हो चुका है, ये घटना घट चुकी है पास्ट में। बिल बनता है, बिल लिखना फर्स्ट प्रक्रिया नहीं है, इसके पहले सेल हो चुका है और डेटा क्रेडिटर का रिलेशनशिप आ चुका है ए और बी के बीच में। तभी अब बी ने 10,000 रुपए पे करना है विदाउट एनी कंडीशन। कंडीशन मीन शर्त। गॉट इट? एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, मींस इन आवर एग्जांपल इट इज बी। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी इन द व्हाट लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। इंडिया में है तो डॉलर में नहीं बनेगा बिल, इंडिया में है तो इंडियन करेंसी में ही बनेगा। ओके, सी दिस इज द स्पेसिमेन जो मैंने बनाया, सेम उसी तरीके से है।
90 days after date. It must be amount is written, address is given, date is given. यहाँ days लिखा, वहाँ हम लोगों ने 2 months लिखा था. Here days are given 90 days after date of this first bill. क्या लिख रहा है? Pay to order of this Associates London the sum of rupees 11,50,000 only for value received. जिसके लिए हम लोगों ने for value received का मतलब A ने सामान दे दिया, वैल्यू रिसीव हो चुका है B को, और B ने उसके बदले में मनी देना है. ओके ना? सो इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड. बन रहा है दिल्ली में, इसीलिए रुपए में बन रहा है. भले ही ये यूके में पेमेंट हो रहा है, बट सिंस इट इज मेड इन दिल्ली, सो इट इज इन रुपीस. ओके, कुछ समझ में आया? व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज? ये कैसा दिखता है? कितने पार्टी होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? टेल मी. ठीक है, 3. रिलेशनशिप पता चल गया. हु इज अ ड्रॉर? ड्रॉर इज अ सेलर, जिसने उधार में गुड्स को बेचा है. टू अ बायर, जो जिसने उधार में ऑफ कोर्स गुड्स को खरीदा है. तो ड्रॉर, जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, जो क्रेडिटर है वह बिल लिख रहा है किसके ऊपर? डेटर के ऊपर. रिलेशनशिप क्या है क्रेडिटर एंड डेटर का? क्रेडिटर इज राइटिंग अ बिल ऑन द डेटर. जो क्रेडिटर बिल को लिख रहा है उसे हम लोग इस चैप्टर में ड्रॉर बोलते हैं, और जो डेटर है जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है उसे ड्रॉई बोला जाता है. पेमेंट जिसे मिलना है मिस्टर सी, उसे पे ही बोला जाता है. और अगर नाम नहीं लिखा जाता, ड्रॉर, आप जानते होंगे ड्रॉर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन. ए लिखता है पे टू मी और माय ऑर्डर, 3 months after date, pay to me or my order a certain sum of money for the value received. So pay drawer can be his drawer and as well as pay also. एक पर्सन ड्रॉर भी हो सकता है, और अगर पेमेंट उसे मिल रहा है तो वह पे भी हो सकता है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, आप बोलोगे 3 पार्टी होते हैं. जो ड्रॉर, वन जो बिल को ड्रॉ करता है नोन एज ड्रॉर, दूसरा जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है नोन एज ड्रॉई, तीसरा वन हु विल गेट द पेमेंट नोन एज पे. तो देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज. इट इज एन ऑर्डर टू पे. ये एक ऑर्डर है, ड्रॉर एक ऑर्डर दे रहा है ड्रॉई को. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट एक और वर्ड है प्रोमिसरी नोट. व्हाट इज दिस? प्रोमिसरी नोट इज आल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. प्रोमिसरी नोट में पार्टीज सिर्फ 2 होते हैं. देयर आर, अब देखो इसको हम लोग सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, same example I am taking. एक promissory note बनाते हैं. ये देखो, ये bill of exchange आपने देखा. in the same way, for the same example promissory note भी बन सकता था. bill of exchange बेटा किसने बनाया, किसने लिखा था? can you please tell me? bill of exchange में ड्रॉर कौन था? ए मैम. ए ड्रॉर था. ए ने एक बिल लिखा, ड्राफ्टेड बिल बी के ऊपर, और उसपे पेमेंट टू बी मेड टू सी, है ना? पे टू मिस्टर सी और हिज ऑर्डर रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड. तो दिस इज एन ऑर्डर. ये ऑर्डर दे रहा है, किसे ऑर्डर दे रहा है? बी को ऑर्डर दे रहा है कि तुम पे करोगे 2 महीने बाद 10,000 रुपए सी को या उसके ऑर्डर को. राइट. सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है बी खुद से बोल रहा है कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें पैसा दे दूंगा 10,000 रुपए. बी कैन मेक अ सेल्फ प्रॉमिस. खुद से प्रॉमिस कर रहा है, खुद से एक लाइबिलिटी ले रहा है. तो एक बिल नया बनाते हैं जिसमें मिस्टर ड्राफ्टेड बाय नाउ बी, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए रुपीज 10,000. 3 months आफ्टर डेट ऊपर में भी लिख सकता है या बाद में भी. 3 months आफ्टर डेट फॉर वैल्यू रिसीव्ड.
for value received. Okay, यहाँ पर सपोज B इज इन मुंबई, तो वो मुंबई लिखेगा, डेट लिखेगा आज का 22/7/21 एंड इट इज साइंड बाय, B ने बनाया, B साइन करेगा, इट मस्ट ऑल्सो बी स्टैम्प्ड। जब A ने बिल को लिखा तो इसे बोला गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक ये ऑर्डर है EXCHENGE। जब B ने एक बिल को लिखा, एक प्रॉमिस किया A से कि मैं वादा करता हूं तुम्हें 2 महीने बाद 10,000 रुपए दूंगा, देन इट इज नोन एज प्रॉमिसरी नोट। दोनों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लैंग्वेज को देख के आपको लग रहा है। कैन यू डिफरेंशिएट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट? दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है थ्योरेटिकली? मैम इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर बनाता है एंड प्रॉमिसरी नोट ड्रॉई बनाता है। इसमें भी नाम बोलते हैं। इसमें B इज नोन एज मेकर, ना ड्रॉ ड्रॉई नहीं होता है, B इज नोन एज मेकर, और A क्योंकि इसे ही पेमेंट मिलना है, ही इज नोन एज पे। देखो डिफरेंस क्या है, हम लोग डिफरेंस यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखते हैं और या प्रॉमिसरी नोट में लिखते हैं। नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, order given by drawer to drawee, and this is not an order, it is a promise to pay by maker to pay। दूसरा डिफरेंस ये है, ये फर्स्ट डिफरेंस था बेटा। दूसरा इसमें 3 पार्टीज, drawer, drawee and pay। इसमें ओनली 2 पार्टी, एक मेकर लिखे क्या, 3 पार्टी कौन कौन होते हैं इसमें? पहला पार्टी होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई, तीसरा होता है पे। इसमें पहला जो बना रहा है बिल को मेकर, और दूसरा जिसको पेमेंट मिलना है पे। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज तभी एग्जिस्टेंस में आता है, तभी अस्तित्व में आता है जब उसका एक्सेप्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक मिस्टर बी यस अग्रीड एक्सेप्टेड नहीं लिखता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, 0 वैल्यू है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। आपने एक पॉइंट देखा था हम लोगों ने जब उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तीसरा पॉइंट, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय whom? by the person on whom it is made, person on whom it is made। but promissory note कौन बना रहा है? B खुद बना रहा है, खुद को अब एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करना है। आप डिफरेंस समझो बेटा, पहले में A ने ऑर्डर दिया B को, तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, तब बोलता है हाँ यस मैं करूंगा, एक्सेप्ट करता है। पहला सिचुएशन, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है। सेकंड सिचुएशन, B खुद से बोल रहा है कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, एक प्रॉमिस कर रहा है। तो जब B खुद से प्रॉमिस कर रहा है तो उसे एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं है। इट नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। ये जैसे ही बनाया वो अस्तित्व में आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ऑर्डर टू पे है। प्रॉमिसरी नोट इट इज अ प्रॉमिस टू पे। यहाँ 3 पार्टी होते हैं, यहाँ 2 पार्टी होते हैं। एंड थर्ड, इट मस्ट बी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। या हम ड्रॉई भी लिख सकते थे, एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, लेकिन इतना कुछ हमने क्यों लिखा है बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज मेड? क्योंकि ड्रॉई कब बनता है बेटा? जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा वो ड्रॉई नहीं बनेगा। जब वो एक्सेप्टेंस देगा उसके बाद ही ना ड्रॉई बनेगा। अंडरस्टैंडिंग इट इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज मेड, वेयर एज नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉमिसरी नोट। दिस इज द, हाँ बोलो।
प्रॉमिसरी नोट में स्टैंप लगता है? हाँ बिल्कुल लगेगा, स्टैंपिंग दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए। ओके, यस मैम। bills of exchange, it must be in writing, it is a clear promise to pay, प्रॉमिस मस्ट भी है, देखो दोनों में है, बिना किसी शर्त के, आई प्रॉमिस टू पे 50,000 रुपीज आफ्टर 3 months। और देखो ये क्या लिखा, एज सुन एज आई कैन, ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, बिना किसी शर्त के। ये क्या बोल रहा है, आई प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सुन एज आई कैन, तो दिस कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी अनकंडीशनल प्रॉमिस। तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, इसमें डेफिनेट टाइम होना चाहिए। It must be signed by promissory, promisor or maker, Mr. B must sign it, maker must be a certain person, ठीक है, payee must also be certain, मतलब उसका नाम होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, A और B एग्जिस्ट करना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, sum must also be certain, रुपया must be certain। बेटा लिखता है I promise to pay 50,000 plus all fine, कितना रुपया, 50,000 रुपया प्लस ऑल फाइन, तो ऑल फाइन हाउ मच, नॉट क्लियर, सर्टेन नहीं है, तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज का लैंग्वेज नहीं हो सकता। इट मस्ट बी इन लीगल करेंसी, इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू, एक और क्वालिटी है, ये बियरर को पेमेंट नहीं, इसमें नाम होना चाहिए, ए का नाम, आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर ए। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में आई प्रॉम 3 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर सी और हिज ऑर्डर, वहां लिख सकते सी और हिज ऑर्डर, so it may be payable to bearer, but promissory note cannot be made to the payable to the bearer. It should be properly stamped, it does not require any acceptance, इसमें acceptance का जरूरत नहीं है। 3 months, यहाँ पर अमाउंट लिखा है, यहाँ अपना एड्रेस लिखा है, 3 months आफ्टर डेट, आई मीन्स कौन, मेकर, मेकर कौन है, डेटर होता है, यहाँ मेकर बन जाता है। टू पे प्रिया और हिज ऑर्डर द सम 10 लाख रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू प्रिया, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, यस इट मस्ट बी मेकर, ओके, मेकर का साइन होना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं। आप देखो कुछ डिफरेंसेस दिया हुआ भी है, आप लोग इसको रीड कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर है, इट इज अ प्रॉमिस, 3 पार्टी होते हैं, 2 पार्टी होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आप रीड कर लेना। बाकी अभी हम लोग और आगे पहले थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोग उसके, मैम हाँ जी मैम, ड्रॉई एंड पेई, तो मैम पेई और ड्रॉई तो दोनों एक ही होगा ना? हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। ड्रॉई एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। अगर हम लोग बिल ऐसा बना रहे हैं 3 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर सी, तो उस समय वो 2 अलग अलग पर्सन हो रहा है, ओके, then in that case they are 2 different persons, यस मैम। ठीक है, but it may be same person also, there is nothing, को इंडोर्स कर देगा तो वो पे थर्ड पर्सन हो जाएगा, होना ही होना है, ठीक है ना, तब अलग होएगा, फिर तो कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं बचा। ओके मैम। अब हम लोग थोड़ा डेट के बारे में बात करेंगे। जो 3 months आफ्टर डेट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेन्योर कैसे डिसाइड होता है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जस्ट अ मिनट बेटा, डेज ऑफ मैच्योरिटी कैसे डिसाइड होता है, और बिल कितने प्रकार का होता है, बेटर टू से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने प्रकार का होता है, वी विल लुक फॉर दैट। एक्चुअली आई थिंक कुछ इश्यूज आ रहा है, वो पेज मूव नहीं कर रहा है, लेट मी वेट फॉर सिंगल मिनट, हो सकता है ठीक हो जाए, कंप्यूटर हैंग हो सकता है, हो रहा हो, not working. Just we will wait for 1 minute, okay? मैम
यस मैम बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो इंडोर्स होके किसी के भी साथ भी पास रह सकता है, जैसे ड्रॉवर के भी पास रह सकता है और एनी थर्ड पर्सन के भी पास, बट प्रोमिसरी नोट वो इनके पास रहेगा। वो भी इंडोर्समेंट हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस यही था कि इसके अकाउंटिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं। जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना प्रदीप, तो देयर इज नो डिफरेंस। प्रोमिसरी नोट सिर्फ उस यही 3 डिफरेंस मेन है कि वो ड्रॉर बनाता है, इसमें मेकर बनाता है। उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसमें एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। उसमें 3 पार्टी होते हैं, इसमें 2 पार्टी होते हैं। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ओके एक बार आई थिंक मुझे ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा ये से, इट इज नॉट एट ऑल वर्किंग। जस्ट अ मिनट। हेलो हाँ हाँ एक मिनट, just putting it off and then again opening this app. Okay आप लोग क्विट मत करना, प्लीज डोंट क्विट। Pradeep, please tell me what is your question. You asked some question, right? No, ma'am. Okay. तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ बिल, बिल कितने प्रकार के होते हैं। ओके तो बिल कितने प्रकार के होते हैं। एज पर आवर सिलेबस वी कैन से वी कॉमर्शियल बिल और एक एकोमोडेशन बिल। क्या दोनों सिलेबस में? हाँ जी दोनों पढ़ना। अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्शियल बिल्स, ये हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग कंप्लीट अकाउंटिंग इसको पढ़ लेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू कॉमर्शियल बिल। आफ्टर दैट वी कैन मैम ट्रेड बिल भी वही होता है क्या? कॉमर्शियल बिल को आप ट्रेड बिल भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट बिल कैन बी इनलैंड बिल, मतलब जो इंडिया में बन रहा है, और दूसरा जस्ट इसका ऑपोजिट फॉरेन बिल। तो ये थ्योरी में हम लोग को कवर करना है व्हाट इज इनलैंड बिल एंड व्हाट इज फॉरेन बिल। ये सेकंड टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस है। और थर्ड बिल में अब हम लोग देखेंगे डेट्स के लिए, हाउ टू डिसाइड डेट्स। बिल एज पर ड्राफ्टिंग बिल कितने प्रकार के हो सकते हैं। सो वी आर हैविंग डेट ऑफ मेच्योरिटी के लिए बिल्स में बी ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। ओके बिल कैन बी ऑन डिमांड, इसका भी हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट।
just a minute. I'll just make it clear to you. आप लोग एक फ्लो चार्ट हम लोग बना रहे हैं, प्लीज उसे आप नोट करना. I'm taking it from another book, not given in a good way in your book. So bill of exchange can be of again two types. Number one, bills at site. And second is bills after date. Bills at site. What is the meaning of at site? Can you please tell me? Bills सिर्फ at site का मतलब क्या हो सकता है? टाइम किसी में नहीं रहता है तो तुरंत, right now, अभी. Bills at site की अभी तुम इसे पेमेंट करो. At site का मतलब तुरंत. ओके ना? तो bills at site और second is bills after date. इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं. Please write after a specified period. On a specific day. After sight. On the happening of. Event which is certain to happen. Types of bill based on days या date. Okay. Bill can be bills at site or bills after date. What is the bills at site? Bills at site का मतलब तुरंत. मतलब if the bill is written, A ने एक बिल लिखा B के ऊपर, आज लिखा 22 तारीख को वो एक बिल लिख रहा है, and this bill is bill at site. मतलब payable on presentation. आप यहाँ ये वर्ड लिख सकते हो, payable on presentation. What does it mean? जैसे ही वह बिल लेकर के जाएगा, बी ने उसे पेमेंट करना है. It is similar to check. It is similar to check. What does it mean? जैसे चेक का क्या होता है बेटा? ए ने बी को एक चेक दिया. ए ने बी को एक चेक दिया, आज दिया 22 तारीख को एक चेक दिया. बी उसे आफ्टर से 1 वीक से ऑन 29th को वो चेक लेकर के बैंक में जाता है. तो बैंक क्या बोलता है? 4 दिन बाद है ना, या बैंक को तुरंत उसको इनकैश करना होता है? टेल मी. मैम तुरंत कर देता है. तुरंत इनकैश करना होता है. तो चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिल एट साइट. जैसे ही वो देखेगा, उसमें कोई डेज स्पेसिफाई नहीं होता है, कोई 3 months, कोई 90 days, nothing is mentioned on a check. It has to be cleared as and when it is presented. So this is payable on presentation. जैसे ही देख लेके जाएगा, ए बी के पास बिल लेके जाएगा, बी ने उसका पेमेंट कर देना है. Such type of bill is known as bills at site. Got it? And आप इसमें सेकंड ये चीज लिखोगे, no days of grace is given. No days of grace. बैंक थोड़ी ये बोलेगा कि 3 दिन बाद पेमेंट लेने आओ. Days of grace is a time
गिवन टू द ड्रॉई, ड्रॉई को ये 3 दिन कानूनन दिया गया है, लीगल डेज दिया गया है कि 3 दिन एक्स्ट्रा तुम्हें दिया जाता है पेमेंट करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज में एवरी टाइम। लेकिन जब बिल एट साइट है तो कोई भी डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। दिस कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन। क्या बिल एट साइट में डेज ऑफ ग्रेस मिलता है? आंसर इज नो, डेज ऑफ ग्रेस इज नॉट गिवन इफ द बिल इज एट साइट। ओके, बिल इज पेएबल एट साइट। आफ्टर सेकेंड टाइप ऑफ बिल इज बिल आफ्टर डेट। पहला बिल एट साइट, ए ने बिल दिया, तुरंत बी ने पेमेंट करना है। चेक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑफ बिल एट साइट, कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। दीज आर, आप पहला पॉइंट ये लिखना, पेएबल ऑन डिमांड, प्रेजेंटेशन लिखो या डिमांड लिखो। These are payable on demand या payable on presentation, and no days of grace is allowed or given or provided. Okay, second type of bill is bill after date. हाँ, यहाँ पर डेट की बात होगी। जैसे इसमें 4 तरीके का बिल हो सकता है, 1, 2, 3 and 4. Number 1 is after a specified period, like this. Like हम लोगों ने देखा एक बिल बना, यस, बिल में एक डेट था बेटा, कौन सा डेट? कोई भी डेट हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने आज का एग्जांपल लिया था 22 तारीख को। दिस डेट इज गिवन और यहाँ लिखा था 3 months आफ्टर डेट। पहला बिल क्या है? आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। पीरियड अभी एग्जांपल में क्या है? 3 months। ये 3 महीना कब से शुरू होगा? ये 3 महीना शुरू होगा इस डेट से, 22/7/21। 3 महीना ऐड किया जाएगा। कैसे ऐड किया जाएगा आप देखो, 22/7/21 में महीना ऐड करेंगे, डेज में डेज ऐड करेंगे। वी हैव द मंथ, यहाँ पर 3 months ऐड किया गया। इट कम्स, एक मिनट, 22 अक्टूबर। सॉरी बेटा, वी शुड गो अहेड। दिस इज 3 months आफ्टर डेट, तो महीना में महीना ऐड करेंगे। दिस विल बी 22/07/21। ओके ना, आफ्टर अ स्पेसिफाइड डेट, आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, राइट ना? प्लस प्लस प्लस, एनीवन, एनी आइडिया क्या यही डेट रहेगा? 3 days of 3 grace. days of grace. Ma'am, 3 days of grace. For 3 days. Also we added, so for our maturity the date will be 25/10/21, right? मैम हाँ जी, मैम बीच में अगर नेशनल हॉलिडे आता है तो वो भी सब में निकलता है ना? आएंगे, we will come to that. After a specified period can another, अगर किसी महीना में 30 का दिन रहेगा, किसी महीना में 31 का रहेगा। हम लोग आएंगे, we will discuss this. After specified period we have taken only one example. जैसे ये 3 महीना दिया तो महीना में महीना ऐड कर दिया। पहले इन चारों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद we will come back again. Every doubt will be cleared. क्या इसमें 3 days मिलेगा ग्रेस का? 3 days of grace allowed? Yes, Ma'am. that is yes, ये मिलेगा। Second type of bill on a specific day, next Sunday, specific day on Deepavali. So on this Deepavali I'll pay ₹10,000 to you for value received, means on Deepavali. ओके, डे लिखे, दिन लिखा है, शुक्रवार हो सकता है, संडे हो सकता है, ओके ना? तो उसी दिन बिल का पेमेंट होना है, नो डेज ऑफ ग्रेस।
इसमें भी डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। फोर्थ, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई घटना विच इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा। एक घटना घटेगी और ये सर्टेन है, ऐसा होगा ही होगा, एंड आई विल पे दिस मच रुपीज ऑन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। गॉट इट? दिस कैन बी मिस्टर ए, जिसका ऑलरेडी प्रोग्राम है ऑन सैटरडे, ही इज कमिंग टू धनबाद एंड दिस इज श्योर टू हैपन। मिस्टर ए जिस दिन आएगा उस दिन मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए दे दूंगा। दिस इज, एक घटना घटेगी और आई विल गिव। ऐसा जनरली बिल रहता नहीं है, दिस इज ओनली फॉर थ्योरेटिकल, थ्योरी पर्पस हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है। इट मे बी ऑन अ स्पेसिफिक डे, इट मे बी ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, नो डेज ऑफ ग्रेस विल बी अलाउड, इसमें कोई भी डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग सेकंड में है बिल आफ्टर डेट। 4 तरीके का बिल है इसमें। बिल आफ्टर डेट 4 तरीके में 2 हम लोगों ने कवर कर लिया, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड बोलता है ऑन अ स्पेसिफाइड डे, लाइक ऑन नेक्स्ट संडे। फोर्थ बोलता है और कोई घटना घटेगी, उस घटना के जो श्योर है घटेगी उसके घटने के बाद। और इन दोनों में डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं है। और किसमें डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं? एक बिल होता है बिल एट साइट, इसमें भी डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं है। तुरंत ये हो जाएगा जिसका चेक हमने एग्जांपल दिया। अब रह गया 2, नंबर 1 एंड नंबर 3। दिस इज बिल आफ्टर डेट आफ्टर सर्टेन डेज, है ना, इट और मंथ्स। जो फर्स्ट का लैंग्वेज लिखा हुआ था इसी तरीके से, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, बेटर टू राइट इट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। सेकेंड है बिल्स आफ्टर साइट। ये क्या है? थर्ड वाला। आई एम नॉट कंसर्न ऑन सेकेंड और फोर्थ, ये थियोरटिकल है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो है वी हैव कवर्ड। बिल्स आफ्टर साइट, और इसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं बिल्स आफ्टर डेट। ये क्या है? बिल्स आफ्टर साइट, देखने के, साइट मतलब देखना, देखने के बाद। अब देखो एक बिल बना रहा है आपके सामने, एक एग्जांपल लेते हैं, खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ बिल, ए ने ड्राफ्ट किया, सी द डेट्स। ए इज ड्राफ्टिंग दिस ऑन 1/4/2021। बी दूसरे शहर में रहता है, यहाँ पर ए ने डेट भी डाला 1/4/2021। ए ने और बी तक ये बिल पहुंचने में 3 दिन का टाइम ले रहा है बेटा। इट इज रीचिंग ऑन 4/4/2021। बी ने इस बिल को 4 तारीख को देखा, ए ने इस बिल को 1 तारीख को लिखा, बी ने इस बिल को 4 तारीख को देखा। यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज 3 months आफ्टर डेट, और ये दूसरा लैंग्वेज हो सकता था 3 months आफ्टर साइट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 months आफ्टर डेट अगर लिखा है बेटा, तो ये डेट ऑफ द बिल, बिल में जो डेट लिखा है, आप 3 महीना काउंट करना शुरू करोगे। 1/4 बिल में जो डेट है 1/4/21, महीना में महीना ऐड करोगे, इट विल बी 1/7/21 प्लस 3 days of grace ऐड करोगे, एंड योर फाइनल डेट इज कमिंग 4 July 21. This is for number 1 if the bill is after date. But if the bill is after sight, sight मतलब देखने के बाद, tell me बी ने इस बिल को पहली बार कब देखा? Date tell me. 4/4. 4. And if the language is 3 months after sight, आपका सॉल्यूशन शुरू होगा जिस दिन बिल ने, मिस्टर बी ने इस बिल को पहली बार देखा। नाउ यू विल ऐड, मंथ में मंथ ऐड करना, 4/7/21. Now the next is you will add 3 days of grace, and
our final due date is coming 7/7/21. Got it? Yes, ma'am. जनरली आपको इस तरीके से फंसाया जाएगा एग्जाम में कि लिखा है 3 months आफ्टर साइट, तो ड्यू डेट आप निकालो। आफ्टर साइट है तो कहाँ से शुरू होगा? जब बी ने उस बिल को देखा, और अगर आफ्टर डेट है तो इस डेट के बाद से, राइट ना? अगेन आई कम बैक, यहाँ टाइप्स ऑफ बिल हम लोग पढ़ रहे हैं। डेज निकालने के लिए बिल 2 प्रकार के हुए। पहला क्या था? बिल एट साइट, राइट, तुरंत जैसे ही देखेगा देना है। दूसरा में आफ्टर डेट लिखा है, और ये 4 प्रकार का हुआ बेटा। पहला आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, या फिर इसको आफ्टर डेट भी हम लिख देंगे, जिसको आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर भी आफ्टर डेट है, यहाँ पर भी आफ्टर डेट है। आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मैम अगर बिल मैम एक्सपायर्ड होगा, मैम पेमेंट क्लियर नहीं किया होगा मैम, तो फाइन लगेगा, उसमें फाइन ऐड होगा। क्या चीज? क्या चीज? मैम अगर बिल एक्सपायर्ड हो जाएगा, डेट पार हो गया उसका, और पेमेंट क्लियर नहीं किया, उसको डिसऑनर बोलते हैं। वी विल कम टू दैट। देखो, पूरे टाइप्स ऑफ बिल में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो यही है। बिल एट साइट हो सकता है, तुरंत पेमेंट होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो डेज ऑफ ग्रेस। पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। आफ्टर डेट, हाँ, स्पेसिफाइड पीरियड से शुरू होगा। डेट कौन सा होगा? डेट मस्ट बी ऑन बिल, जो बिल में लिखा है उस डेट से प्लस 3 days ऑफ ग्रेस ऐड होगा। आफ्टर साइट में when it is seen by drawing, उस दिन से डेज का काउंटिंग शुरू होगा प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, राइट। फिर यहाँ सेकेंड बोलता है ऑन अ स्पेसिफिक डे, लाइक ऑन संडे या ऑन एनी डे। और चौथा बोलता है डिपेंडिंग अपॉन सम इवेंट विच इज श्योर टू हैपन। तो इसमें भी नो डेज ऑफ ग्रेस, नो डेज ऑफ ग्रेस, नो डेज ऑफ ग्रेस। इज इट ओके? क्या यहाँ तक क्लियर है? टाइप्स ऑफ बिल डिपेंडिंग ऑन द टाइम, इट मे बी एट साइट। इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग के लिए मैम? तो इंपॉर्टेंट है बिल एट साइट जानो, आफ्टर डेट जानो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, ये इतना इंपॉर्टेंट। इसके बाद भी बिल ऑफ एक्सचेंज और कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस है, तो एक ट्रेड बिल होता है और एक दूसरा एकोमोडेशन बिल होता है, दोनों पढ़ना है, हाँ। और तीसरे तरीके से एक इंडियन बिल, इनलैंड बिल होता है, और दूसरा फॉरेन बिल होता है। थ्योरी में इसको भी कवर करना है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं जो स्पेसिफिक पीरियड है, हाउ टू कैलकुलेट दिस। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग ला रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट डेज। डेज का कोई दिन महीने में होता है, कोई नहीं होता है, क्या होगा अगर हॉलीडे आ जाएगा, दिस एंड दैट, सो मेनी इश्यूज। आई थिंक आप मैम नंबर 1 में आपने क्या लिखा है? इनलैंड। इनलैंड, हाँ, LAND, इनलैंड बिल मतलब इन कंट्री बिल। धनबाद का बिल इलाहाबाद में पेबल है, मतलब इन इंडिया। फॉरेन बिल मतलब both the party may be outside India, or one party is in India, one party in outside India, okay। तो इस तरीके के बिल को फॉरेन बिल कहते हैं। we will cover that also। थोड़ा सा चीज है, प्रैक्टिकल कोई एस्पेक्ट नहीं है इसमें, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ही है। now how to calculate days, this is one of the major issue, how to calculate maturity date। Now we are talking about after date bill, after date और आफ्टर साइट, दोनों में क्या अंतर है? दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आफ्टर साइट में जिस दिन मिल रहा है उस दिन से हमारा काउंटिंग शुरू होगा, और आफ्टर डेट जो बिल में डेट लिखा रहता है उस दिन से हमारा काउंटिंग शुरू होगा। नाउ द रूल्स इज, अगर बिल मंथ में है
तो आप मंथ में मंथ ऐड करोगे, और अगर बिल डेज में है तो आप डेज में ऐड करोगे। गॉट इट? इफ द बिल इज इन नंबर ऑफ मंथ्स, comma, add months, number of month in the month, add number of months in the month. For example देखते हैं, हमारा बिल का डेट है 15/5/2021 and given for say 2 months. ये 2 महीना है, 60 दिन नहीं है बेटा. We can't say this is equal to 60 days. Don't convert it in days. अगर मंथ है तो आप इन दिस इज डेज, ये डेज है, ये मंथ है, एंड लास्ट इज ईयर. बिल कैन नेवर बी इन ईयर्स, ये करंट एसेट है, तो इट विल बी इन मंथ्स. मोस्ट मैक्सिमम टेन्योर मे बी 10 months, 12 months, whatever, but less than 1 accounting year. तो अगर ये 2 महीने के लिए है तो आप महीने में महीना ऐड करोगे. So it will be 15/7/21 plus 3. अब 3 days of grace days में ऐड होगा. So our final maturity is coming 18 तारीख. First rule. Second, same rule. If the time period, bill की जगह हमें लिखना चाहिए time period. If the time period is in days, comma, add, अब किसमें ऐड करेंगे? Number of days in the date. In the day I should write. For example, same example I am taking. हमारा बिल बना है 15/5/21 को for 60 days. तो अब 60 days है, 2 महीना नहीं है. अब टेल मी क्या होगा? आप 60 दिन ऐड करोगे, किसमें ऐड करोगे बेटा? नॉट इन ईयर, नॉट इन मंथ, बट इन डेज. सो दिस इज मे. तो मे में कितने दिन होते हैं? प्लीज टेल मी. हाउ मेनी डेज आर देयर इन मे? मैम 31 days है ना? 30 days सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. ओके, तो मे हैज 31 days. तो 31 में 15 दिन निकल चुका है, तो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 16. मैम 16. तो आप सीधा करोगे, 31 में से जो फर्स्ट डे दिया हुआ है बिल का उसको लेस कर दोगे. 31 दिन होते हैं इस महीने में. 15 तारीख का हमारा बिल का डेट है, सो 15 विल बी रिड्यूस्ड 16. 16 दिन मई के बाद आएगा जून में पूरा 30 दिन ले लेंगे, क्योंकि हमें 60 दिन तक जाना है. टोटल मस्ट बी ऑफ इक्विवेलेंट टू 60 डेज. आप ऐसे ही लिखोगे, 16 लिख देना, 30 लिख देना. फिर आपको लग रहा है कि अगला महीना में जुलाई के बीच में पड़ेगा, तो आप पहले टोटल लिख दो 60 दिन. अब यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो यहाँ आएगा. 14. दिस विल बी 14th जुलाई. दिस डे इज कमिंग बेटा. 14 जुलाई हमारा डेट आ रहा है. जुलाई 14 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. सो इट इज कमिंग. कितना तारीख हो जाएगा? प्लीज टेल मी. इट विल बी 17 जुलाई. 17. ये हमारा फाइनल मेच्योरिटी डेट बनेगा. वेयर एज जब हम लोग 2 months लिए थे, सेम एग्जाम्पल 2 months, तो maturity was on 18th July. But if it is 60 days, then our maturity is coming on 17th. Got it? अगर अगर बिल का टाइम मंथ में है तो मंथ में मंथ ऐड करेंगे. अगर ये डेज में है तो आप डेज में डेट में डेट्स ऐड करोगे. Got it or not? Is this clear? और एग्जाम्पल में सपोज एक बिल बना 1/1/21
for 2 months. Second, for 60 days. Tell me. First example, second example. मैम पहले होगा 4 मार्च को। है ना? तो आपने क्या किया? मंथ में मंथ ऐड किया, 2 महीना ऐड किया. इट इज कमिंग 1/3/21 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. सो दिस इज 4 मार्च, है ना? योर फाइनल ड्यू मैच्योरिटी डेट. 60 days है अगर, तो 1/1/21. आप 60 दिन ऐड करोगे, किसमें ऐड करोगे? डेज में ऐड करोगे, ना कि month में. तो अब जनवरी में टोटल होते 31 दिन. देखो बेटा, 31 - 1 करोगे, मतलब जनवरी में 30 दिन लेंगे. अब फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 days. 28. जनरली 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं. तो आपको ये चेक करना होगा 2021 क्या ये लीप ईयर तो है, नहीं है? आंसर इज, आप चेक करने का, आई थिंक यू ऑल नो, Yes, ma'am. है ना? 4 से डिविजिबल अगर रहेगा तो ये लीप ईयर है. सो दिस इज नॉट अ लीप ईयर. इन फरवरी वी हैव 28 days. टोटल आना है 60 दिन. तो मार्च में 2nd March. 2 मार्च. ओके, तो फाइनल आपका ड्यू डेट निकला 2 मार्च 2/3/21 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. सो आवर फाइनल मैच्योरिटी डेट इज 5th March 2021. गॉट इट ना? मंथ में बिल है तो मंथ में मंथ ऐड होगा, डेज में बिल है तो डेज में डेज ऐड होगा, और डेज फिर एज पर मंथ वाइज चलेगा. डेज क्या चलेगा? मंथ वाइज चलेगा. मतलब फरवरी में 28 दिन लेंगे, जनवरी में 31 दिन लेंगे, और अगर बिल होता, सपोज द बिल वाज फॉर 131 days. चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं. बिल बन रहा है कब? 14 जनवरी को. फॉर हाउ मेनी डेज? 135 days. अब क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 14/1/21 लिखेंगे. इन जनवरी प्लीज टेल मी कितने दिन होते हैं? 31. 31 में से कितना माइनस कर देंगे? 14. 17 आएगा. 17 आएगा आंसर. फरवरी में आप कितना दिन लोगे? मैम 28. राइट. मार्च में कितना दिन लोगे? 31. 31. अप्रैल में कितना लेंगे? 30. आप लिखे जा रही हैं यस बेटा, क्योंकि मुझे पता है 135 बहुत बड़ा है, 135 तक जाना है. आप देखो 3 3 6 अभी 90 लगभग 100 दिन आ गया है. आई थिंक मई भी पूरा चला जाएगा. मई में कितने दिन होते हैं? 31. और हम लोग फंसेंगे कहाँ? जून में. जून का कोई डेट आना चाहिए मेरे हिसाब से. अब कैलकुलेट कर लो. 7, दिस इज 15 16 17 और यहाँ है 5, तो आई थिंक 8 आना चाहिए ना? 17 और 5, दिस विल बी 8. 25 हाथ में रहा 2 2 3 2 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गया. 11 12 13. मैम 28 में है. 29th में. गलत हो गया, मतलब मई में ही लास्ट होगा, है ना? चलिए, मई में ही लास्ट होना है. 135. प्लीज टेल मी 16 हो रहा है या 9 आएगा ना? 29th में. 29th में. यस. तो 29th पे इज आवर ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. 3 days ऑफ ग्रेस अब ऐड करिए. 29 प्लस 3 दिन, तो मई में होता है 31 ना? तो 2 दिन मई में, तो आई थिंक June 1 इज कमिंग. Yes, ma'am. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? ठीक है. सो अगर बिल मंथ में है तो मंथ में मंथ ऐड कर दीजिए. अगर बिल डेज में है तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके. Yes, ma'am. Now the next rule is, if the final answer, final maturity date after adding days of grace
is a holiday. GRS is a holiday. Then what will we do? What if अगर फाइनल मैच्योरिटी डेट पूरा फाइनल आंसर आ गया और एक दिन पहले ले लेंगे। 15 अगस्त। तो हॉलीडे दो तरीके का होता है, टेल मी। हॉलीडे एक होता है मैम नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, और एक क्या होता है? इमरजेंसी हॉलीडे। हाँ, सडन हॉलीडे, इमरजेंसी। लाइक जैसे लॉकडाउन हो गया, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया आज से लॉकडाउन है, तो हो गया लॉकडाउन। और एक होता है नेशनल हॉलीडे जो पहले डिक्लेयर्ड, इसको हम डिक्लेयर्ड भी बोल सकते हैं, डिक्लेयर्ड हॉलीडे पहले से पता है। तो इफ द हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड, फाइनल आंसर आफ्टर एडिंग डेज ऑफ ग्रेस इज कमिंग ऑन अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे, टेल मी व्हाट विल एक दिन पहले मैच्योरिटी मैम 14 बैक हो जाएंगे। टेक 1 डे बैक, प्रिसीड कर जाओ, है ना। इट विल बी ऑन 14th August. Final day is coming 2nd October, again national holiday. तो हमारा आंसर एक दिन बैक हो जाएगा 1st October, right? But if it is a sudden holiday, एक दिन बाद, 1 day after, ahead चले जाएंगे। We will succeed 1 day ahead plus 1 day. और यहाँ पर था -1 day plus 1 day. Suppose it is on 28. मैम ऐसा हो जाए कि सेकंड सैटरडे पहला में और सेकंड मतलब सेकंड दिन संडे है और थर्ड दिन 15 अगस्त है, तो फिर आ रहे तुरंत आ रहे। ठीक है, सडन हॉलीडे हो रहा है तो एक दिन आ गया 28 मार्च, और 28 मार्च को सपोज कर्फ्यू लग गया तो इट विल बी शिफ्टेड टू वन नेक्स्ट वर्किंग डे। क्या बोलता है? नेक्स्ट डे नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग डे। तो इट विल बी 29th, और 29th अगर संडे है तो एक और दिन आगे जाना पड़ेगा। क्लियर ना? इट विल बी ऑन 30th. Yes, tell me Tanu your issue. You are giving some example now. यस मैम, जैसे सेकंड सैटरडे पहला दिन पड़ गया और सेकंड दिन संडे, थर्ड दिन 15 अगस्त, तो फिर कब पेमेंट करेंगे? नहीं, पहले गिव मी अ डेट, एनी डे। सपोज 14 तारीख आ रहा है, 14 मई, ठीक है। ये अब हमारा फाइनल डेट निकल रहा है, फाइनल मेच्योरिटी डेट है ना। एंड दिस इज सेकंड सैटरडे आप बोल रहे हो, तो सेकंड सैटरडे से क्या होता है? बिल नहीं मैच्योर होता। सेकंड सैटरडे में तो बैंक्स बंद रहते हैं, वो डिक्लेयर्ड हॉलीडे थोड़ी है। दैट इज नॉट अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट चेक के थ्रू ही हो, नहीं जरूरी नहीं ना, कैश के थ्रू भी हो सकता है। तो सेकंड सैटरडे इज अ वर्किंग डे फॉर ऑल ऑफ अस एक्सेप्ट बैंकिंग। आपको तो मैच्योर करना ही पड़ेगा, है ना। ओके मैम। If this is the final day and this is Sunday, एक दिन बैक होना चाहिए। So the final day is coming 13 मई, और 13 मई को सडन हॉलीडे हो गया। Tell me. मैम 15 तारीख मंडे Then को। we have to move to, क्योंकि सडन है तो 1 day प्लस होगा, 1 day प्लस इज संडे, तो फिर 1 day प्लस होगा, तो we have to move on Monday. It will be on 15/5. Got it ना? संडे था, ठीक है, आप एक दिन बैक का आप इसे प्रैक्टिकली लो। बी इज मेंटली प्रिपेयर्ड, ए और बी दोनों ने कैलकुलेट कर लिया कि 14 तारीख मैच्योरिटी डेट आ रहा है, बी भी रेडी है, बोला ठीक है तो 13 को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मैं 13 को पेमेंट कर दूंगा। बट 13 को सडन हॉलीडे आ गया, वो पेमेंट नहीं कर पाया, तब तो ही हैज टू शिफ्ट फॉरवर्ड। आप पास में तो नहीं जा सकते ना, अब 12 को तो नहीं जा सकते, यू हैव टू गो अहेड, तो वो आगे ही बढ़ेगा। आगे बढ़ा, 14 संडे है, नेक्स्ट मंडे। 3 दिन अगर कर्फ्यू रह गया, लॉकडाउन हो गया 2 महीने के लिए, तो नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी रहेगा उस दिन उसे पेमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट? इज दिस क्लियर? Yes.
मैम. ओके, वन मोर इशू. आप डेज कैलकुलेट कर रहे हो. फोर्थ इशू, ठीक है. पहला हुआ मंथ में तो मंथ ऐड होगा, डेज. सेकंड हुआ डेज में तो डेज ऐड होगा. थर्ड हुआ अगर फाइनल आंसर हमारा आफ्टर एडिंग डेज ऑफ ग्रेस हॉलीडे पड़ रहा है, तो इफ दिस इज सडन हॉलीडे एक दिन आगे चले जाएंगे, इफ इट इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे एक दिन पीछे आ जाएंगे. ठीक है. अगर लास्ट इशू इज जब हम लोग डेज और मंथ ऐड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग सच अ डे which is not in calendar, our final नहीं लिखना चाहिए, due date is not in calendar. What is due date? Due date term हम लोग यूज करते हैं without adding days of grace. This is adding, without adding days of grace. ADDING डेज ऑफ ग्रेस. 3 दिन ऐड करने के पहले जो दिन हमारा आ रहा है वो कैलेंडर में है ही नहीं. कैसे हम लोग देखते हैं. विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस जो डेट आता है, देखो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट, हालांकि दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन ड्यू डेट हम इसे कहते हैं. ड्यू डेट में हम लोग 3 डेज को ऐड कर देते हैं तो डेट ऑफ मैच्योरिटी मिलता है. ड्यू डेट में हम लोग 3 डेज ऐड करते हैं तो डेट ऑफ मैच्योरिटी मिलता है. जैसे 14/5 आ रहा है, 3 दिन ऐड कर दिए तो मैच्योरिटी इज दिस. ये 14/5 हमारे कैलेंडर में ही नहीं है. कैसे? तो इसमें कैलेंडर में 14/5 तो होता है, कौन सा डेट नहीं हो सकता. सपोज द बिल इज ड्राफ्ट ऑन 29th February. थोड़ा तुम सही हो, बट बिल इज ड्राफ्टेड ऑन 30 दिसंबर 30 तारीख. बिल इस दिन बना फॉर 2 months. 2 महीना के लिए बिल बना. गिव मी द ड्यू डेट. 3 दिन ऐड करने के पहले का डेट दो. 30 February. तो महीना में महीना ऐड करो. दिस इज कमिंग 30 February 2021 which is not in calendar. राइट. तब क्या करोगे? 3 दिन कैसे ऐड करोगे? 30 फरवरी तो होता ही नहीं है. मैम तो 28 + 3 कर देंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. इन दिस सिचुएशन टेक लास्ट डे ऑफ दैट मंथ. उस महीने का लास्ट डे ले लो. तो लास्ट डे फरवरी का 28 रहेगा अगर ये लीप ईयर नहीं है तो. दिस विल बिकम आवर ड्यू डेट. ड्यू डेट हुआ 28 तारीख प्लस 3 डेज ऐड करते हैं हम लोग. इट विल बी 3rd March and this is our maturity date. Got it? These small 4 rules you have to remember. बिल मंथ में है तो मंथ ऐड करना, डेज में है तो डेज ऐड करना. अगर बिल फाइनल डेट आफ्टर एडिंग डेज ऑफ ग्रेस हॉलीडे में पड़ रहा है तो हॉलीडे 2 प्रकार का होता है. इफ दिस इज सडन, गो 1 day अहेड, एक दिन आगे बढ़ो. एंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड, पहले से पता है तो एक दिन पीछे आ जाओ. और व्हाट इफ ड्यू डेट कैलेंडर में है ही नहीं, तो ऐसा प्रॉब्लम कब आएगा? जब हमारा मंथ्स में कैलकुलेट करना होगा. डेज में कैलकुलेट करने में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. मंथ में मंथ अगर ऐड करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है. अगर ड्यू डेट उस मंथ में है ही नहीं तो टेक लास्ट डे ऑफ दैट मंथ और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ जाओ. गॉट इट ना? क्लियर हो गया सारे रूल्स? इज दिस क्लियर? टाइप्स ऑफ बिल, दिस इज क्लियर. बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो डेज कैलकुलेट करने के लिए बिल आफ्टर डेट हुआ. इसी तरह अप्रैल में भी हो सकता है. हाँ? में भी हो सकता है, जैसे कि अगर
बिल मार्च में लिखा गया है 31। क्यों नहीं बहुत, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। ये आई थिंक दिस इज क्लियर ना, ये आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड है एंड दिस इज आफ्टर साइट है, बस यही जानना है आपको। अ सेकेंड आफ्टर सर्टेन डे, ऑन अ सर्टेन डे, ऑन अ सर्टेन डे, और ये था आफ्टर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। इसमें नो डेज ऑफ ग्रेस, नो डेज ऑफ ग्रेस, नो डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस सिर्फ इनमें मिलता है बिल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड और आफ्टर साइट, और ये 4 रूल इन्हीं के लिए हम लोगों ने कवर किया। यहीं से डेट शुरू होगा, आफ्टर साइट है, बिल बना है 1/4 को लेकिन मिल रहा है 5/4 को, तो डिपेंड करेगा बिल का लैंग्वेज। लिखा 3 months आफ्टर डेट, तो आपका इस दिन से कैलकुलेशन शुरू होगा, लेकिन आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट लिखा है तो इस दिन से कैलकुलेशन शुरू होगा। कैलकुलेशन का 4 रूल, मंथ है तो मंथ ऐड करो, डेज है तो डेज ऐड करो। फाइनल आंसर अगर हॉलीडे में आ रहा है तो एक दिन आगे या पीछे जाना होगा, और डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के पहले जो ड्यू डेट आ रहा है अगर वो कैलेंडर में है ही नहीं, टेक लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। दिस इज द 4 रूल। तो ये टाइप्स इज ओवर, टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, ओके ना। अगेन हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था बिल्स हमें जो कवर करना है टाइप्स की तरह। ये देखो, वी आर नॉट स्टडिंग ट्रेड बिल, उसके बाद एकोमोडेशन बिल भी। अब अभी का जो क्लास है, अभी जो हम लोगों ने डेज निकाला वो कॉमन फॉर ऑल, सारे टाइप्स ऑफ बिल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले ट्रेड बिल को पढ़ेंगे। ये इसका अकाउंटिंग इज अ बिट डिफरेंट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का अकाउंटिंग अलग है। ट्रेड बिल का थोड़ा अलग है अकोमोडेशन बिल से, तो अकोमोडेशन बिल को भी हम लोग साइलेंट रख देंगे, पहले ट्रेड बिल पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद अकोमोडेशन बिल में आएंगे। एंड दिस इज ओनली फॉर थ्योरी, ओनली फॉर थ्योरी। इनलैंड बिल जो इंडिया में बनता है, व्हाट इज अ फॉरेन बिल, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 4 मार्क्स का। फॉरेन बिल किसको बोलते हैं, या 1 मार्क का ऑप्शंस रहता है कि इनमें से कौन से फॉरेन बिल है या इनमें से कौन से फॉरेन बिल नहीं है, तो वो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी में कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास whatever we will start with the accounting aspect। अभी तक हमने अकाउंटिंग नहीं किया। डेबिट क्रेडिट जर्नल 1 मैंने स्टार्ट में पास किया था, जस्ट टू शो कि बिल कौन बनाता है, उसका रोल क्या है। वो सेलर होता है, ड्रॉअर इज अ सेलर, लेटर ऑन वो क्रेडिटर बनता है, लेटर ऑन वो ड्रॉअर बनता है। ड्रॉई इज इनिशियली अ बायर, जो डेटर होता है, और वह ड्रॉई बनता है। तो सिर्फ इसके लिए जर्नल हमने देखा था। अकाउंटिंग नॉट येट स्टार्टेड। क्या कोई होमवर्क मिलेगा तो देख लेते हैं आपके बुक में, अगर डेज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू होने चाहिए। देखो ये पूरा रूल लिखा हुआ है, सीए का स्टडी मैथ है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, केस ड्यू डेट, ये जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। व्हाट इज नोटिंग चार्ज, ये सब लोग देखेंगे, ये थ्योरी में आगे बढ़ेगा हम लोग। हमारा थ्योरी में आते हैं। अकाउंटिंग अभी बिल्कुल नहीं करना है आपको, अकाउंटिंग के लिए 1 क्लास और, अकोमोडेशन बिल भी है, ठीक है। हम लोग सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाना चाह रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज? यस, देखिए एमसीक्यू, सीएमए स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यू ही आना है। सो आप सीए का स्टडी मैट हम शेयर कर देंगे, अभी आप इनको भी खोल करके सारा एमसीक्यू बेस्ड ऑन, देखो जैसे बिल बना इस पर, व्हाट विल बी मैच्योरिटी डेट, तो आप निकालोगे। हॉलीडे है तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, मैच्योरिटी डेट ही सब में निकालने बोल रहा है। 1 2 3 डेज से रिलेटेड, तो ज्यादा नहीं, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। उसके बाद तो एंडोर्समेंट एंड ऑल इज गिवन। ये क्वेश्चन नंबर 6 कैन आल्सो बी योर होमवर्क। बस डेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप उसे बना सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका थ्योरी स्टार्ट, अकाउंटिंग एस्पेक्ट से स्टार्ट करेंगे।
इंडोर्समेंट का मतलब समझते हो क्या? बिल कैन बी इंडोर्स। नेगोशिएशन ने कहा ना, बिल, प्रॉमिसरी नोट या चेक, ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। NI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफरेबल from one hand to another, from one person to another. ठीक है ना? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक, इसमें क्वालिटी होता है। चेक अगर क्रॉस चेक है तो ट्रांसफरेबल नहीं रहता। आप लोग अगर चेक लिखे हो तो आप या देखे हो तो कभी कभी यहाँ पे 2 लाइन खींचा होता है, अकाउंट पे ही लिखा होता है, तो ऐसा चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफरेबिलिटी को खो देता है। बट इफ द चेक इज नॉट अकाउंट पे चेक, then it is transferable. Bills of exchange, promissory note, ये दोनों का डिफरेंस जो हम लोग ऊपर पढ़ा वही इतना डिफरेंस है। बाकी अकाउंटिंग दोनों का सेम होगा। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे सेम उनके लिए भी कवर होगा। ए ने एक बिल लिखा बी के ऊपर, ए इज ड्रॉअर एंड बी इज ड्रॉइंग। ओके, अगर दोनों का बैलेंस शीट बनाते हैं, 10,000 रुपए का बिल है, तो ए के बैलेंस शीट में बी दिखेगा एज डेटर और बी के बैलेंस शीट में ए दिखेगा एज क्रेडिटर, राइट ना? अब दिस द टेन्योर, द पीरियड ऑफ दिस बिल इज से 3 months। आज बिल बना, 3 महीने बाद का मैच्योरिटी है। आज 22 तारीख है, 22 साल मैच्योरिटी डेट निकालो तो प्लीज 25/10 आएगा शायद, है ना? 25 अक्टूबर, 3 प्रेस लगाने के बाद। नाउ बी तो बड़ा खुश है, बहुत हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि अब उसे वो निश्चिंत हो गया। ही कैन कीप साइलेंट। साइलेंट का मतलब वो सो भी सकता है 3 महीने के लिए, कि अब मुझे निश्चिंतता आ गई। बी को निश्चिंतता आ जाएगी कि उसे पेमेंट नहीं करना है अभी 3 महीने। नेक्स्ट उसे पेमेंट कब करना है? 25/10 को ही पेमेंट करना है। वी एज्यूम कि ये कोई हॉलीडे नहीं है। ओके, 25/10 इज अ वर्किंग डे और इसी दिन बी ने पेमेंट करना है। इससे पहले अगर ए जाता भी है ना तो बी बोलेगा नो, ही विल गेट और सिंपल रिप्लाई फ्रॉम मिस्टर बी। बी बोलेगा मैं तो अभी पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे तो 25 तारीख को ही पेमेंट करना है, एंड दिस इज हिज लीगल राइट। ए कैन नॉट चैलेंज, क्योंकि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बिल लिखा जा रहा है। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा है। बट देयर कुड बी अ चांस कि ए इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। ए को अभी पैसा चाहिए। सपोज दिस इज 8th of August। अगस्त आया, 8 अगस्त आया और ए को अर्जेंटली पैसे का जरूरत है। बी से नहीं मांग सकता, बिल है। जैसे ही वो बिल लिखता है ना, ये बी की जगह या बी आर आ जाता है। यू नो दिस, बी आर आ जाता है और ए की जगह क्या आ जाता है? बिल्स पेड। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कैसे, क्या जर्नल होता है कि ये चेंज हो जाता है। ए के पास एक बी आर पड़ा हुआ है, वो बी के पास जाएगा, बी नहीं देगा। 8 अगस्त को तो एकदम नहीं देगा, सीधा वो कब देगा? 25/10 को देगा। अब ए क्या करे? ए को पैसा चाहिए, अर्जेंट चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, या सपोज ही इज इन नीड ऑफ से 9,000। ही हैज दिस बिल, व्हाट कैन ही डू? टेल मी। वो बिल को इंडोर्स कर देगा। इफ ए इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, वो बैंक के पास जा सकता है और बैंक से इस बिल को क्या करा सकता है? डिस्काउंट करा सकता है, राइट? अगर कैश चाहिए तो, क्योंकि इंडोर्स करेगा तो तुरंत कैश नहीं मिलेगा। इंडोर्समेंट डज नॉट मीन कन्वर्जन इन कैश। ए को तुरंत पैसा चाहिए, बैंक के पास दिया। बेनिफिट्स ऑफ बिल आप देखो, ऑफ ड्राफ्टिंग बिल। तो ए को तुरंत पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर ए चाहे तो बैंक की सेवा ले सकता है। बैंक इस बिल को डिस्काउंट करके
कुछ चार्जेस काटेगा और पूरा पैसा इन द सेंस आफ्टर टेकिंग सम बैंक डिस्काउंट चार्ज 10,000 में से सपोज 200 रुपया रख लेगा, 9,800 रुपया मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बिल। अगेन देयर इज अ क्रेडिटर। देखो ए का डेटर है बी, तो ए का क्रेडिटर भी तो हो सकता है, समवन से सी और जेड। सी ने पैसा मिलना है 12,000 रुपए, ए के पास नहीं है। ए बोलता है भैया मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहो तो वो ले लो, मैं तुम्हें इंडोर्स कर सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? आराम से पॉसिबल है। ए इज गिविंग, ए ने एक बिल लिखा था बेटा बी के ऊपर, बी आर आ गया इसके पास 10,000 का। अब इस बिल का वो देखो, पहला अगर बैंक के पास गया, इसको इनकैश करा लिया, बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने इसे 10,000 रुपए में 200 रुपए डिस्काउंट काट के इतना रुपया दे दिया। दूसरा बी, अगर ए चाहे तो इससे अपनी एक लाइबिलिटी चुका सकता है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी भी कर सकता है इन फॉर्म ऑफ सी, जिसे आप दूसरे शब्दों में इंडोर्समेंट जानते हो। वो इस बिल को दे देगा, इंडोर्स कर देगा टू सी। सी को दे दिया, सी को 12,000 देने थे, 2,000 कैश दे दिया। ऐसा हो सकता है ना, देना तो 10,000 का बिल है, सी को 12,000 देना था, तो 2,000 कैश दे दिया प्लस 10,000 बी आर दे दिया। तो दिस कैन बी इंडोर्स्ड। नाउ सी, ए ने बिल लिखा था बी के ऊपर, ड्यू डेट में ए ने जाना था, बी आर इसके पास है, पर जैसे ही बिल इंडोर्स हुआ, बिल किसके पास आ गया बेटा? बिल अब ए के पास नहीं रहा, बिल किसके पास आ गया? सी के पास आ गया। टेल मी, अब ड्यू डेट में, मैच्योरिटी डेट में, हु विल गो टू सी, हु विल गो टू बी? मैम इट इज सी हु विल गो। ठीक है, सी भी ऐसा काम कर सकता है क्या कि वो, उसे भी पेमेंट करना था डी को, तो ये इस बिल को फिर से इंडोर्स कर दे डी के पास? क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस मैम, कर अब कौन जाएगा बी के पास? डी। Now the pay, who is paying? Holder of bill. बिल जिसके पास है वही पेई होता है बेटा। बिल किसके पास है? डी के पास है, तो डी जाएगा। क्या डी ई को इंडोर्स कर सकता है? यस। एफ को इंडोर्स कर सकता? कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? क्या कोई लिमिटेशन होना चाहिए? नो मैम। हाउ मेनी टाइम्स इंडोर्स होते चला जाएगा? मैम लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है। कैन आई से अनलिमिटेड? यस। अनलिमिटेड टाइम्स ये इंडोर्स हो सकता है, राइट? इसका कोई लिमिटेशन नहीं। एफ पी को देगा, पी क्यू को देगा, क्यू आर को देगा, अल्टीमेटली जेड तक। कब तक? अप टू इट्स ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट था 25/10, तो 25/10 तक, जब तक इसका लाइफ एंड नहीं होता, तब तक ये इन फ्रॉम हैंड टू हैंड, आप देखो ये शिफ्ट हो रहा है। दिस इज एंडोर्समेंट बेटा, दिस इज एंडोर्समेंट। सब अपनी लाइबिलिटी चुकाए जा रहे हैं। मैम अगर जेड बी को इंडोर्स, जेड बी को इंडोर्स कर दिया, बी को इंडोर्स कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आपका वापस घूम के आपके पास इंडोर्स कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? फिर वो कैंसिल होगा, जर्नल कैंसिल। अब बी का बैलेंस शीट कैसा दिखेगा? बी का एक लाइबिलिटी है बीपी, बीपी दिख रहा है ना इसके बुक में, ये तो इंडोर्स नहीं किया, इसका बीपी दिख रहा है। और यही बी आर भी इसके पास आ गया, अपने आपको ही 10,000 रुपए देना, अपने आप से ही 10,000 रुपए लेना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, तो ये कैंसिल करके 0 कर देगा, मुझे ही 10,000 अपने आप को ही देना है। I am the debtor, I am the creditor, I am the payee, I am the drawee, तो दोनों कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज तो समझ में आई, हाँ, बिल से आप अपनी लाइबिलिटी शिफ्ट कर सकते हो, लाइबिलिटी पे कर सकते हो, बेटर टू से लाइबिलिटी आप पे कर सकते हो। छोटा सा एक एग्जांपल लें, कैसे लेते हैं? चलिए यहाँ पर ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं। ए ने 10,000 रुपए देने हैं, मतलब बी इज अ क्रेडिटर ऑफ, अगर ए का बैलेंस शीट बनाते तो यहाँ बी है, ए ने देना है बी को, बी का बैलेंस शीट में सी है, सी का बैलेंस शीट में डी है। आप समझ रहे हो क्या है? वो ऑल आर द क्रेडिटर्स,
ए के पास कहीं से बी आर आया, जेड ने दिया बेटा, यहाँ पर बी आर आ गया ए के पास, ए के बैलेंस शीट में। आप समझ रहे हो? कैन यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस शीट? ए का वहां बी को 10,000 रुपए देने हैं और इसका एक एसेट है 10,000 का, ये पे कर दिया। अब यहाँ पर बी आर आ गया, आप देखो यहाँ से हट जाएगा, ये बैलेंस शीट है, यहाँ से हट जाए। आप समझ पा रहे हो या नहीं? नहीं तो हम छोड़ देंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। मैम अगर बी बिल को यूज करता है तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड एंट्री कर देगा। कौन? बी में? यस, जो सेकंड वाला है ना, क्योंकि वो तो बिल्स रिसीवेबल भी था और फिर उसका लायबिलिटी भी चला गया, खत्म हो गया। जेड है हमारा, लायबिलिटी जेड का है। यहाँ पर ड्रॉई मैंने जेड को बनाया है। बी इज नॉट ड्रॉई इन दिस एग्जाम्पल। आप इस एग्जाम्पल को रहने दो, छोड़ दो, क्लमजी हो जाएगा। लिव दिस। व्हाट आई वांट टू से, आप n नंबर ऑफ टाइम्स अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हो। ए ने पेमेंट करना, ए ने एक बिल दे दिया बी को, बी ने इंडोर्स किया सी को, सी ने इंडोर्स किया डी को, डी ने इंडोर्स किया ई को, और ऐसे कितनों को भी ये इंडोर्स हो सकता है। जो लास्ट पर्सन है, सपोज इट वाज मिस्टर जेड, जेड के पास बिल आ गया। नाउ जेड विल गो टू द ड्रॉई। ड्रॉई के पास कौन जाएगा? ड्रॉई किसको पेमेंट करेगा? जिसके पास बिल रहेगा। बिल किसके पास आएगा? इंडोर्स होते 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 जेड के पास आ गया, तो जेड जाएगा। सपोज जेड ने फिर बैंक को इंडोर्स कर दिया, हो सकता है वो डिस्काउंट करा लिया, बैंक से पैसा निकाल लिया, तो नाउ हु विल गो टू द ड्रॉई? द लास्ट पर्सन। लास्ट पर्सन इज बैंक। अब जेड नहीं जाएगा, अब बैंक जाएगा। गॉट इट? तो इट मे मूव फ्रॉम हैंड टू हैंड, it may be transferred person to person, so this is a negotiable instrument. negotiable का मतलब ही होता है transferable. बिल में ये गुण है। अगर प्लेन पेपर पर मिस्टर ड्रॉय लिख के दे देता, मैं वादा करता हूं तुम्हें, जो स्टैंप नहीं लगा तो वो बिल नहीं है और वो ट्रांसफरेबल भी नहीं रहेगा। बट टू बी अ बिल इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड, स्टैम्प्ड, एड्रेस्ड, साइंड एंड सो ऑन। और उसके अकॉर्डिंग उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आता है, इट बिकम्स ट्रांसफरेबल, इट बिकम्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बस बिल के पीछे, बैक साइड ऑफ बिल, इफ दिस इज द बैक साइड ऑफ बिल, बैक साइड, फ्रंट साइड नहीं है, बैक साइड है। फ्रंट साइड आप देख चुके हो, आई प्रॉमिस टू पे या पे टू मिस्टर ए, सी और ऑर्डर। यहाँ पर ए ने बिल लिखा है बी के ऊपर, अब ए चाहता है इसे सी को इंडोर्स करना, तो यहाँ पीछे लिख देगा इंडोर्स्ड टू मिस्टर सी, और यहाँ पर अपना साइन कर देगा। सी का इंडोर्समेंट हो गया। ये बिल अब ए के पास नहीं रहेगा, ए इसे दे देगा टू बी, टू सी। ये बिल अब सी के ड्रॉर में, सी का प्रॉपर्टी, सी का एसेट हो गया। और सी अब यहाँ लिखता है इंडोर्स टू मिस्टर डी, और यहाँ पर अपना साइन कर देता है सी। तो अब ये सी के पास भी नहीं रहेगा, ये बी आर अब उठ करके डी के पास चला जाएगा। डी को ई को, ई एफ को आप बोलोगे पेज भर गया, पूरा कंप्लीट भर गया, कई बार ट्रांसफर हो गया, आप क्या करेंगे? तो एक पेज उसमें अटैच कर देंगे, प्लेन पेपर, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर लिखा रहेगा इंडोर्स टू पी। कौन साइन कर रहा है? सपोज एल साइन कर रहा है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा स्टेपलर से, एंड इट विल बी, इट कैन बी इंडोर्स्ड हाउ मेनी टाइम्स? n नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? अनलिमिटेड टाइम्स। जब तक इसका लाइफ है, जब तक ये मैच्योर नहीं हो रहा है, जब तक ये ड्रॉय तक नहीं जा रहा है, जब तक इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तब तक ये हैंड टू हैंड इंडोर्स होते चला जाएगा। गॉट इट? ठीक है? यस मैम। आज ओवर करें। आज सिर्फ हम लोगों ने डेट्स के बारे में, थ्योरी के बारे में बेसिक्स पढ़ा है, व्हाट इज अ बिल जाना है और डेट्स के बारे में जाना है।
नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिल. ओके. और हाँ, डेप्रिसिएशन का वो क्वेश्चन आप लोग आप लोग जरूर बनाओगे, प्रोविजन वाला. ठीक है ना? ओके. थैंक यू मैम. ठीक है. ओके.